पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां सर्दी इतनी तेज थी कि हवा भी जैसे इंसान से दुश्मनी निभा रही हो। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन एक आदमी था जो हर दिन इस ठंड से लड़ता था। उसका नाम था हरदेव। हे भगवान, आज कुछ सवारी मिल जाए। बच्चों के लिए खाना लेना है। कल से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। हरदेव अपनी पुरानी रिक्शा खींचते हुए खाली सड़क पर आगे बढ़ता है। भाई साहब, मैं आपको छोड़ दूं। भाई, इतनी ठंड में तुम रिक्शा चला भी पाओगे? कोशिश करूंगा बाबूजी। बच्चे स्कूल पहुंच जाएं बस। नहीं नहीं, रहने दो, हम ऑटो ले लेंगे। वैसे भी ठंड बहुत है। ये सुनते ही हरदेव के चेहरे पर ऐसा दर्द आया जैसे किसी ने उम्मीद को ही ठोकर मार दी हो। हरदेव रोज यूं कांपते हुए क्यों आता है? चाय पी ले। पहले उधार चुका दूं, फिर पीऊंगा भाई। ठंड जान ले लेगी तेरी। ठंड से नहीं, भूख से डर लगता है। चाय पी ले भाई, इससे तुम्हारे शरीर में गर्माहट होगी, और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब उधारी चुका देना। ठीक है भाई, छोटा ही कप देना। राकेश चाय देता है। हरदेव चाय की गर्माहट से खुद को साबरता है। तभी अचानक वहां एक युवती भरी गर्म कपड़े पहने आती है और उसके हाथ में 2 भरी बैग थे। काका, स्टेशन तक ले चलोगे? हाँ बिटिया, बैठो। भगवान ने आज पहली सवारी भेजी है। युवती रिक्शा में बैठती है। रिक्शा अपनी गाती से चल देता है। हरदेव ठंड से बहुत कांप रहा था और हाथ ठंड से सुन्न पड़ रहे थे। फिर से बहुत तेजी से पेडल मार रहा था। आप कांप रहे हो काका? बेटी, जब जिम्मेदारी सिर पर हो ना, तो ठंड का एहसास भी कम हो जाता है। थोड़ी देर में स्टेशन आ जाता है। काका, कितने पैसे हुए? 20 रुपए दे देना। नहीं काका, ये आपकी मेहनत की कीमत नहीं। आप में इतनी ठंड में इतनी मेहनत करके मुझसे स्टेशन पहुंचाया है। स्टेशन पर 100 रुपए देती है। नहीं बेटा, ये बहुत है। काका, आप बहुत ईमानदार देखना। एक दिन आपको अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत कामयाबी मिलेगी। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। युवती मुस्कुराती है और विनम्रता से विदा लेती है। स्टेशन से लौटते समय शाम हो जाती और ठंड भी बढ़ जाती है। हरदेव का शरीर ठंडा पड़ गया था। वह धीरे धीरे कपता हुआ आगे बढ़ता है। हरदेव जैसे ही अपने घर पहुंचने वाला होता है, उसे वहां एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते के हाथ सेकती हुई दिखती है। उसका पोता ठंड से बहुत कांप रहा था। अम्मा, ये इतनी जोर से क्यों कांप रहा है? अब क्या बताए बेटा, बच्चे को 2 दिन से तेज बुखार है। दवा के पैसे नहीं हैं। 1 मिनट अम्मा। वो जेब में हाथ डालकर स्टेशन वाली लड़की के दिए हुए 100 रुपए निकालता है। उसमें से 30 रुपए देता है। अम्मा, ये ले जाओ और बच्चे को दवाई दिला दे। हरदेव, अरे नहीं बेटा, आपके घर में भी तो बच्चे हैं। बच्चे सबके एक जैसे होता है, और मेरे बच्चे भी हैं अम्मा। आज मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो कल कोई मेरी नहीं करेगा। आप ले जाओ अम्मा। सके बाद वो अपने घर पहुंचता है। घर में अपनी पत्नी सुमन और तीनों बच्चे पप्पू, छोटू और पिंकी एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। आ गए आप, बहुत देर हो गई आज थोड़ी दूर की सवारी मिल गई थी, बस इसलिए थोड़ा समय लग गया। पापा, आप खाने के लिए कुछ लाए? बहुत भूख लगी है। हरदेव जेब पैसे निकालकर पत्नी को देता है। हाँ, कुछ ले आओ। बच्चों को ठंड में ताकत की जरूरत है। सुमन समझ जाती है कि उसने कोई त्याग किया है। तुम भी कुछ खा लो। अरे, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ते में कहाँ आया हूँ। रात का समय। सुमन पुराने कंबल बच्चों पर डाल देती है। हरदेव कमरे के एक कोने में बैठा था। अब ठंड उससे सहन नहीं हो रही थी। इतनी ठंड में बाहर मत निकला करो, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर मैं नहीं निकला तो ये तीनों नन्ही सी जान कैसे पालेगी? सुमन की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। रामदीन चौंक जाता है। इतनी रात में कौन आया होगा? हरदेव दरवाजा खोलता है। बाहर एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, मेरी पत्नी मर जाएगी, जल्दी चलो, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, टैक्सी नहीं मिल रही। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। हरदेव रिक्शा की तरफ देखा है। तेज ठंड हवा और ये लंबा सफर, लेकिन फिर वो उस आदमी की आंखें देखता है। चलो भैया, चलते हैं।
इतनी ठंड में मत जाओ। किसी की जान पर बनी है सुमन। अगर आज मैं रुक गया तो कल किसी और का बच्चा रोएगा। सुमन उसकी आंखों में देखते ही चुप हो जाती है। इसके बाद हरदेव रिक्शा लेकर अस्पताल की ओर चल देता है। पीछे बैठा आदमी अपनी बीमार पत्नी को थामे हुए था। आह आह। रोशनी, बस थोड़ी देर और। अस्पताल पास ही है। हरदेव सुनकर और तेज पैडल मारता है, पर ठंड उसे अंदर से बहुत मार रही थी। अचानक से सामने गड्ढा आ जाता है। रिक्शा डगमगा जाता। रिक्शा झटके से उछलता है और गिरते गिरते बचता है। वो बिना रुके फिर पैडल मारता रहता है। अचानक सड़क पर पुलिस की जीप आकर रुकती है। इतनी रात में कहा ले जा रहा है, आगे रास्ता बंद है। अस्पताल पास ही है साहब। मेरी पत्नी की हालत खराब है, अस्पताल ले जा रहे हैं। सिपाही बीमार औरत को देखता है। अरे ये तो बहुत बुरे हाल में है, रुको हम गाड़ी से छोड़ देते हैं। साहब आपका धन्यवाद, पर भाभी रिक्शे में ही आराम से बैठी है। अगर आप रास्ता खुलवा दें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। सिपाही उसकी हिम्मत देखकर चुप हो जाता है। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे से रोशनी देंगे। अब रिक्शा पुलिस की जीप की रोशनी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद रिक्शा अस्पताल के गेट तक पहुंचाता है। अस्पताल के स्टाफ दौड़कर औरत को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। अगर थोड़ी ही देर होती तो हम इनको नहीं बचा पाते। जो रिक्शेवाला आज आपको ले आया, आज उसने आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसकी वजह से हम आपकी पत्नी को बचा पाए हैं। आदमी दौड़कर हरदेव के पास जाता है। तुमने आज मेरी पत्नी ही नहीं, मेरा पूरा परिवार बिखरने से बचाया है। मैं भी तो इंसान हूं भैया। जो इंसानियत ना निभाए तो इंसान ही किस काम का। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर और आदमी दोनों हरदेव को ध्यान बात करते हैं। जैसे ही सब नॉर्मल होता है, हरदेव का शरीर सुन पड़ जाता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। रामदीन को स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है। इसका शरीर ठंड से सुन्न हो चुका है। हमें तुरंत स्पेशल दवाइयों की जरूरत है, लेकिन खर्चा बहुत आएगा। आप पैसों की चिंता नहीं करें, आप इसका इलाज कर दे। इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद दोनों की हालात ठीक हो जाती है। इसके बाद आदमी और पुलिस वाला रामदीन के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। सावित्री दौड़कर दरवाजा खोलती है। इन्हें अब रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, इनकी जान को खतरा है। इसके बाद रामदीन की पत्नी उसे बिस्तर पर लेटा देती है।